ये कहानी है मिचिगन में रहने वाले दो भाइयों की, जो बचपन ही से ही अपने बाप के साथ अपने छोटे से मशीन शॉप में मैकेनिज्म का काम करते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद उनके फैमिली बिजनेस में कोलैप्स आने लगा, जिसकी वजह से उनका वो मशीन शॉप भी बंद हो गया। और फिर 1886 में दोनों भाई डेट्रॉयट आ पहुंचते हैं। उनके पास उनके मकसद के अलावा और कुछ नहीं था, जिसे उन्हें अपने हार्डवर्क से पूरा करना था। और फिर कुछ सालों में बहुत सारे स्ट्रगल एंड हार्डवर्क से वो अपना एक बड़ा मशीन शॉप ओपन कर लेते हैं। उनकी मैकेनिकल स्किल्स की वजह से वो मशीन शॉप पूरे यूएस में फेमस होने लगा, जिसके बाद वो एक ऐसे इंसान के लिए मशीन्स बनाने लगे जो पूरी ऑटोमोबाइल वर्ल्ड को एक नया शेप देने वाला था। वो इंसान था हेनरी फोर्ड। शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि फोर्ड मोटर कंपनी इन दोनों भाइयों के बगैर आज इतनी कामयाब ना होती, और फोर्ड का लेजेंडरी मॉडल टी इन दोनों भाइयों के हार्ड वर्क के बगैर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। मिस्टर फोर्ड जो कुछ भी थे, इन दोनों भाइयों के पार्टनरशिप की वजह से थे। लेकिन उस सब के होते हुए आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो ये दोनों पार्टीज पार्टनर से हटकर एक दूसरे के राइवलर्स बन गए, जिसके बाद दोनों भाई अपनी एक अलग कार कंपनी चलाते हैं। और कुछ ही वक्त में उनकी कार्स फोर्ड के कार्स और उसके लेजेंडरी मॉडल टी को भी पीछे छोड़ देती हैं। और उसके अलावा उनकी कार कंपनी अमेरिका की सेकंड बेस्ट सेलिंग कार कंपनी बन जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पर उनकी कार्स इतनी फेमस होने लगी कि वर्ल्ड वार 1 में भी इस्तेमाल होने लगी। पर इतनी अच्छी खासी रेपुटेशन गेन करने के बाद आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो उनकी कार कंपनी बहुत सारा स्ट्रगल करने लगी और उनकी कार कंपनी की रैंकिंग गिर के बिल्कुल ही नीचे आ गई। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी है दो ड्रीमर्स की। ये कहानी है डॉज ब्रदर्स की। इन दोनों भाइयों का जन्म अमेरिका के एक स्टेट मिचिगन के सिटी नाइल्स में हुआ। जॉन फ्रांसिस डॉज जो बड़ा भाई था 1864 में पैदा हुआ, जबकि छोटा भाई होरेस इल्जिन डॉज 1868 में पैदा हुआ। जॉन डॉज जिसका नेचर बचपन ही से ही बहुत जिद्दी एंड डिटरमाइंड था, पर दूसरी तरफ होरेस डॉज वाज अ क्वाइटर वन, लेकिन उसके साथ बहुत ही जीनियस मैकेनिक। दोनों बचपन ही से ही चीज़ों को डिसमेंटल करके समझने में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। मैकेनिकल काम उन्होंने बचपन ही से ही अपने बाप से सीखा था। उनका बाप असल में अपने दो भाइयों के साथ एक मशीन शॉप चलाया करता था, जहां पर वो इंजन्स बनाते और रिपेयर करते थे। दोनों भाई बचपन ही से ही उस शॉप के इर्द गिर्द बड़े हुए और मशीनरी एंड मैकेनिज्म वाले काम से अच्छी तरह से वाकिफ हो गए। गरीबी की वजह से उनका बचपन बहुत ही मुश्किल में गुजरा। वो हमेशा फटे कपड़ों में होते और उनके पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी ना होती थी। वो उस शहर में रहने वाले सबसे गरीब लड़के थे, पर उस सब के होते हुए उन्होंने कभी भी अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन पे कंप्लेन नहीं की, पर उसके बजाय वो हमेशा अपने काम को बड़े ध्यान और बड़ी मेहनत से किया करते थे। सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, और दोनों भाइयों ने भी बचपन ही से ही बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दिए थे। बचपन ही से ही उनका मैकेनिकल स्किल्स एंड सीखने का जज्बा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। दोनों भाई अपनी छोटी सी उम्र में ही अपने 4 साल के एज गैप को साइड में रख के एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ मिलकर हार्ड वर्क करने लगे। और अचानक कुछ वो हुआ जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी और भी मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि अचानक उनके फैमिली बिजनेस में कोलैप्स आने लगा, और जिसकी वजह से उनकी फैमिली किसी दूसरे शहर में बिजनेस चलाने के लिए रिलोकेट होने पर मजबूर हो गई। और फिर डॉज फैमिली बैटल क्रीक रिलोकेट हुई। वहाँ पर कुछ टाइम रहने के बाद डॉज फैमिली दोबारा पोर्ट ह्यूरन शिफ्ट हुई। वहाँ मूव होने के बाद दोनों भाई अपने बाप के साथ उपटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करने लगे, जहाँ पर वो आयरन एंड स्टील से स्टीम इंजन्स एंड थ्रेशिंग मशीन बनाकर एक्सप्लोर करके समझने लगे। यही वो जगह थी जहाँ उन दोनों भाइयों ने मैकेनिज्म का काम बहुत ही स्किल्ड तरीके से सीखा, और उसके साथ उन्हें उस कंपनी में काम करते करते आयरन एंड स्टील वाले काम का बहुत सारा एक्सपीरियंस होने लगा। यही काम उन दोनों भाइयों के लिए कब पैशन में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। ऐसे में सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब बड़ा भाई जॉन डॉज उस काम से सेटिस्फाई नहीं था, वो कुछ और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए उस छोटे से शहर से दूर किसी बड़े शहर जाना चाहता था। जॉन डॉज की उम्र उस वक्त 21 साल थी जब वो शहर छोड़कर
उस वक्त के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल सिटीज़ डेट्रॉइट की तरफ चला आया। डेट्रॉइट पहुंचने के बाद जॉन ने 1886 में मर्फी आयरन वर्क्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जो कंपनी स्टेशनरी एंड मराइन इंजन्स के लिए स्टीम बॉयलर्स में स्पेशलाइज्ड करती थी। उसे इस काम के $15.50 वीक के मिलते थे। एक साल बाद जॉन अपने छोटे भाई हॉरिस को भी वहां काम करने के लिए बुलाता है और फिर दोनों भाई मिलकर काम करके एक अच्छी खासी अर्निंग करने लगे। दोनों भाई अपनी जॉब से बहुत खुश थे कि अचानक वो हुआ जिसकी वजह से दोनों भाइयों को वो जॉब छोड़नी पड़ी। स्मोक से भरी हुई फैक्ट्री में काम करने की वजह से जॉन डॉज को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, जो उस वक्त 2 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ में से एक था। जॉन की डायग्नोसिस सिचुएशन होने की वजह से वो कुछ महीने काम नहीं कर पाया और जिसके बाद पूरी जिम्मेदारी अब हॉरिस के कंधों पे आ गई। हॉरिस को अपने भाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना था, इसलिए वो नए काम की तलाश में था। जिसके बाद उसकी मुलाकात मिस्टर हेनरी लेलैंड से हुई, जिसने बाद में कार्डिलैक एंड लिन कोलिन को बनाया था। मिस्टर लेलैंड अपने स्टैंडर्ड स्टार प्रिसीशन मशीन का काम डेट्रॉइट शहर ले आया था। उस बात में कोई शक नहीं था कि हॉरिस के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस मौजूद था उसके साथ काम करने के लिए। जब जॉन ट्यूबरक्लोसिस से रिकवर हुआ, दोनों भाइयों ने मिलकर एक फैसला किया कि वो एक नया काम ढूंढेंगे जो बिल्कुल ही क्लीन हो, जिससे उनके सेहत पे कोई असर ना पड़े। जिसके बाद दोनों भाई मिलकर 1892 में डोमिनेंट टाइपोग्राफी कंपनी में काम करने लगे, जहां पर वो टाइप सेटिंग मशीन्स बनाते और वो वहाँ पर सीखते कि कैसे स्पेशल टूल्स का यूज़ करें जो मशीन्स पार्ट्स बनाने में ज़्यादा आसानी प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर काम करते करते अब उन्हें उस काम का बहुत सारा एक्सपीरियंस होने लगा और जिसके बाद दोनों भाइयों में से एक भाई ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हॉरिस डॉज ने एक 4 पॉइंट वाला बाइसिकल बॉल बियरिंग इन्वेंट कर लिया। उस बियरिंग का इनोवेशन डिज़ाइन इस कदर फायदेमंद था कि वो सिर्फ डस्ट फ्री ही नहीं पर उसके साथ साथ साइकिल राइडिंग में कम मेहनत की आसानी भी प्रोवाइड कर रहा था। इस इन्वेंशन की सक्सेस के बाद डॉज ब्रदर्स ने टाइपोग्राफी कंपनी के मैनेजर फ्रेड एवंस के साथ पार्टनरशिप कर ली और जिसके बाद उन तीनों ने मिलकर 1892 में इवंस एंड डॉज बाइसिकल कंपनी बनाई। डॉज ब्रदर्स के पेटेंटेड बियरिंग के यूज़ और फ्रेड एवंस के स्ट्रॉन्ग सेल्समैनशिप की बदौलत ये वेंचर मार्केट में बहुत बड़ा सक्सेस बना और इस तरह उनकी बाइसिकल्स पूरे यूएस में तेज़ी से बिकने लगी, जिसकी वजह से उनका सोर्स ऑफ सेल्स काफ़ी हाई होने लगा और उसके साथ साथ उनका सोर्स ऑफ इनकम भी मजबूत होने लगा। जनवरी 1898 में उन्होंने ऑलरेडी प्लान बनाया कि वो अपने बिजनेस के ब्रांचेस को लंदन, ओंटारियो एंड मॉन्ट्रियल तक एक्सपेंड करेंगे। 19th सेंचुरी के एंड तक बाइसाइकिल इंडस्ट्री में काफ़ी तेज़ कंपटीशन आने लगा, जो उनके कंपनी के फ्यूचर को सीरियसली थ्रेटन कर रहा था। हालांकि दोनों भाइयों ने अपने अच्छे काम और बेयरिंग डिज़ाइन से अच्छी खासी रेपुटेशन गेन की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने फैसला किया कि शायद अब बाइसिकल कंपनी से आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है कि वो एक नया एंड डिफरेंट बिजनेस ढूंढें। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने शेयर्स उस कंपनी को $7,500 में बेचे और डेट्रॉइट वापस आकर उन्होंने अपना एक मशीन शॉप खोला। उन्हें पता नहीं था कि उनका ये फैसला एक चेंज नहीं पर पूरी अमेरिकन एंड पूरी वर्ल्ड कार कंपनी को चेंज करने वाला था। उस वक्त जब उन्होंने अपना मशीन शॉप ओपन किया तब जॉन की उम्र 37 और हॉरिस की उम्र 32 साल थी। उन्होंने अपने शॉप में एडवांस इक्विपमेंट रखे और उसके साथ एक 12 वर्कर्स की एम्प्लॉय टीम भी रखी, जिनकी मदद से वो बहुत ही कम वक्त में मशीन्स बनाते और रिपेयर करते थे, जैसे फार्म इक्विपमेंट, स्टोव्स, टाइप सेटिंग मशीन्स एंड स्टेशनरी इंजन्स। जस्ट 3 मंथ्स के अंदर ही अंदर उनका बिजनेस काफ़ी फेमस होने लगा और उस स्टेट के हर कोने से लोग उनकी तरफ आने लगे, जहां पर उन्हें बहुत ही कम वक्त में मशीन्स बन के तैयार होकर मिल रही थीं। उनका स्टोर इतना फेमस होने लगा कि उनके शॉप के बारे में न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल छपने लगे, जिसकी वजह से उनका मशीन शॉप अब काफ़ी अच्छी खासी रेपुटेशन गेन कर चुका था।
उस वक्त वो आमतौर पर छोटी छोटी कंपनियों के साथ मिलकर इंजन्स एंड पार्ट्स सप्लाई किया करते थे, पर वो कंपनियां अपने कम बजट के हिसाब से अक्सर पेमेंट्स में लेट कर देती थी। पर ये सब कुछ और देर तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि उनकी मुलाकात रैंसम एली ओल्ड्स नामी एक शख्स से हुई, जिसने उन दोनों भाइयों को उसके ऑटोमोबाइल कंपनी ओल्ड मोटर वर्क्स के लिए पार्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए अप्रोच किया। जिसके बाद डॉज ब्रदर्स ने ओल्ड्स के लिए ऑटोमोबाइल इंजन्स बनाकर सप्लाई करने लगे, और सिर्फ 1 साल के अरसे में ही मिस्टर ओल्ड्स की कार्स कमर्शियल सेंसेशन बनने लगी और हंड्रेड्स ऑफ कार सेल्स होने लगी। उनकी कार्स अमेरिका की पहली गैसोलाइन कार थी जो सिग्निफिकेंट नंबर में सेल होने लगी। 1902 में उनकी कार प्रोडक्शन 2500 यूनिट्स इंक्रीज होने लगी, जिसकी वजह से उनके बिजनेस में काफ़ी सारा बूस्ट आने लगा, और उसके बाद डॉज ब्रदर्स ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओल्ड्स के साथ पार्टनरशिप करने की वजह से अब उनके पास काफ़ी सारा पैसा आने लगा। हार्ड वर्क, कॉम्बिनेशन, ग्रेट मैनेजमेंट और बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ जो उन्होंने बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम करते हुए हासिल किया था, और अपनी बाइसिकल कंपनी से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला था। उन सब चीज़ों की मदद से अब वो इस काबिल बन चुके थे कि वो अपना एक बिजनेस चला सकें, और जिसके बाद अब उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से उनकी किस्मत हमेशा के लिए चमकने वाली थी। डॉज ब्रदर्स का नाम क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी से जुड़ चुका था, और यही चीज़ उन्हें एक ऐसे इंसान से मिलाने वाली थी जो उनके ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था, और जिसके साथ मिलकर दोनों भाई ऑटोमोबाइल वर्ल्ड को रीशेप देने वाले थे। वो इंसान था हेनरी फोर्ड। साल था 1902 जब 19 साला हेनरी फोर्ड ऑटोमोबाइल कंपनी में 2 बार बहुत बुरी तरह फेल होने के बाद अपना 3rd अटेम्प्ट कर रहे थे। उसे कुछ ऐसे इंसान की तलाश थी जो उसके ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए पार्ट्स बनाकर उसकी मदद करें। जब हेनरी फोर्ड ने दोनों भाइयों के बारे में सुना तो वो उनके शॉप चले आए उनसे फेस टू फेस बात करने। जब वो उनसे मिला तो उनसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ और बहुत ही जल्द उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया और उनसे प्रॉमिस लिया कि वो उसके साथ मिलकर काफ़ी सारे कार्स बनाएंगे। फोर्ड की पहचान उस वक्त सिर्फ एक पैसा बर्बाद करके फेल होने वाले जैसी थी, जो ये बात डॉज ब्रदर्स बहुत अच्छी तरह से जानते थे, पर फिर भी दोनों भाइयों ने उसके साथ मिलकर काम करने का रिस्क लिया। 1903 में डॉज ब्रदर्स को ओल्ड्स ऑटोमोबाइल कंपनी से एक नया कॉन्ट्रैक्ट आया, जिसको दोनों भाइयों ने लेने से इनकार कर दिया, जो एक सेफ चॉइस होती, और फोर्ड के साथ काम करके कामयाब होने का दाव खेला। उन्होंने फोर्ड को 650 सेट्स ऑफ रनिंग गियर सप्लाई करने का एग्रीमेंट किया, जो बेसिकली हर एक सेट काम करता हुआ पूरा ऑटोमोबाइल था, जिसमें टायर्स या बॉडी नहीं थी। हर एक सेट $250 में तय हुआ। मिस्टर फोर्ड के पास ज़्यादा कैश नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने पेमेंट्स में हमेशा लेट कर देता था, जबकि डॉज ब्रदर्स अपनी डिलीवरीज वक्त पर कर रहे थे। ये बात दोनों भाइयों को काफ़ी परेशान कर रही थी, यहाँ तक कि दोनों भाइयों ने मिस्टर फोर्ड को वार्निंग दे दी कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मशीन्स को कहीं और बेच देंगे, पर उसके बावजूद दोनों भाइयों ने दिमाग से काम लिया और काफ़ी सोच विचार के बाद बिजनेस को नए पर बेहतर तरीके से करने का फैसला किया। जॉन एंड हॉरेस ने यह दावा किया कि वो मिस्टर फोर्ड को $7,000 राइट ऑफ कर देंगे और एडिशनली $3,000 भी देंगे। उसके बदले उन्हें फोर्ड मोटर कंपनी में 10% का स्टॉक शेयर मिलेगा, और अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है तो फोर्ड के सारे असेट्स भी उनके हो जाएंगे। फोर्ड को ये प्रपोजल कुछ अच्छा नहीं लगा और ट्राई किया कि कुछ और ऑफर की डीलिंग की जाए, लेकिन दोनों भाई अपनी बात पे डटे रहे। फोर्ड ने अपने बैकग्राउंड के स्ट्रगल को देखते हुए आखिरकार उसे ये ऑफर माननी पड़ी, और यूं ही डॉज ब्रदर्स फोर्ड मोटर कंपनी में 10% के स्टॉक शेयर के पार्टनर बन गए। भले ही उनका स्टार्ट फोर्ड के साथ कुछ अच्छा ना गुजरा हो, पर आगे जो कुछ होने वाला था वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जो डॉज ब्रदर्स का एक फैसला था 10% फोर्ड के साथ पार्टनरशिप का, ये एक जीनियस मूव साबित होने वाला था, खास करके तब जब कुछ ही अरसे में उनका स्टॉक स्काई रॉकेट की तरह उड़ने लगा, और जिसकी वजह से वो सब्सटेंशियल प्रॉफिट हासिल करने लगी। और यूं ही कुछ ही अरसे में 1903 से लेकर 1914 तक
डॉज ब्रदर्स फोर्ड के हर मॉडल इंक्लूडिंग लेजेंडरी मॉडल टी के लिए मेजर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करके एक शानदार अमाउंट ऑफ मनी अर्न करने लगे। फोर्ड का मॉडल टी असल में फोर्ड ने नहीं पर मिस्टर रैंसम ने असेंबल किया था। मिस्टर फोर्ड ने सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव किया था प्लेटफॉर्म्स ऑफ कन्वेयर सिस्टम को यूज़ करके, और ये सिस्टम इस्तेमाल करके वो हर 90 मिनट में हर एक कार प्रोड्यूस करने लगा। जब मॉडल टी रिलीज़ किया गया तो ये मिलियंस ऑफ यूनिट्स में बिकने लगा और बहुत जल्द सबसे ज़्यादा कार प्रोडक्शन मॉडल बन चुका था। 1914 में अप्रोक्सीमेटली पूरी वर्ल्ड में 10 में से 9 कार्स फोर्ड की थी। दोनों भाइयों ने अपना जो एम्प्लॉय सिस्टम था 120 से बढ़ाकर 5000 तक कर लिया, और जिसकी वजह से वो पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑटोमोटिव पार्ट्स सप्लायर्स बन गए। अपने बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ के बाद अब वो काफ़ी सारे अमीर बन चुके थे। ज़मीनें, यॉट्स एंड मैसिव मैंशंस खरीदने लगे और यूं ही उनका नाम उस शहर के अमीर लोगों में आने लगा। नाइल्स में रहने वाले गरीब लड़के अपने पैशन एंड हार्डवर्क से अब वो मिलियनेयर्स बन चुके थे, और उनके लिए अब वो वक्त आ चुका था कि दोनों भाई उससे भी ज़्यादा पर कुछ अलग करना चाहते थे। वो असल में अपनी एक अलग कार कंपनी चलाने वाले थे। डॉज ब्रदर्स एंड हेनरी फोर्ड की पार्टनरशिप ने उन सबको काफ़ी सक्सेसफुल बनाया था, पर उसके बावजूद ये हमेशा क्लियर था कि दोनों पार्टीज को कभी न कभी जुदा होना है। फोर्ड, जिसकी अब हमेशा सोच यही थी कि वो दोनों भाइयों से अपना पीछा कैसे छुड़वाए। जॉन एंड होरेस अब थक चुके थे एक ऐसे इंसान के अंडर काम करने से जिसका रवैया उनके साथ अब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। उसके एरोगेंस एंड स्टबर्न से वो काफ़ी तंग आने लगे थे। काफ़ी वक्त से दोनों भाई फोर्ड को सजेशन देते रहे कि वो कैसे अपने कार्स में और अपने लेजेंडरी मॉडल टी में इम्प्रूवमेंट्स ला सकता है, पर फोर्ड उन्हें ये कह के इग्नोर कर देता कि मेरी डिज़ाइंस ऐसी ही ठीक हैं, तुम अपने पार्ट्स बनाने पे ध्यान दो। ये बात दोनों भाइयों को कुछ अच्छी नहीं लगी। हालांकि दोनों भाई बिना किसी रिस्क के कंफर्टेबली अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, पर उन्हें पता था कि हमेशा फोर्ड पे डिपेंडेंट रहना एक दिन उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और 1913 में जॉन डॉज ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फोर्ड मोटर कंपनी से रिजाइन लिया और 18 मंथ का प्लान बनाया कि वो ऑपरेशंस को नए सर स्ट्रक्चर करेंगे। 1 जुलाई 1914 को दोनों भाइयों ने अपनी ऑटोमोबाइल एंटरप्राइज कंपनी डॉज ब्रदर्स मोटर कंपनी लॉन्च की। मिचिगन में जॉन एंड होरेस अपनी मैकेनिकल स्किल्स की वजह से अच्छी खासी रेपुटेशन गेन कर चुके थे, इसलिए इस बात पे कोई हैरानी नहीं थी कि 6000 से ज़्यादा लोग आए थे उनके कार के ग्रैंड डेब्यूट पे, जो मॉडल 30 का था। डॉज कार 35 हॉर्स पावर 4 सिलेंडर इंजन के साथ लाई गई, जो 15 मोर हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रही थी फोर्ड के मॉडल टी से। इस कार की परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी को साइड में रख के अगर बात की जाए इसके और चीज़ों के बारे में, तो मॉडल 30 पहली कार थी जिसकी बॉडी पूरी मेटल से बनी हुई थी। उसके अलावा कुछ और चीज़ें जो फोर्ड के मॉडल टी में नहीं थी, जैसे एक इलेक्ट्रिकल स्टार्टर, हेडलाइट्स, एक 12 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एक स्पीड मीटर। ये कार फोर्ड की कार से ज़्यादा रिलायबल एंड स्ट्रॉन्ग मानी गई। 1915 तक 45,000 से ज़्यादा डॉज कार्स बनाई गईं और बेची गईं, और यूं ही उनकी कार कंपनी अमेरिका की 3rd बेस्ट सेलिंग ऑटोमेकर कंपनी बन चुकी थी, सिर्फ उनके प्रोडक्शन के पहले ही साल के अंदर। फोर्ड की तरह उन्होंने भी कोई एनुअल मॉडल अपडेट्स नहीं दी, पर उसके बजाय मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस किया, और उन्होंने वाइडर रेंज के लिए कुछ मॉडल्स भी ऐड किए, जैसे टूरिंग कार्स, सेडान्स, 2-सीटर रोडस्टर एंड टैक्सीज ऐड किए। कुछ टाइम के बाद उन्होंने ट्रक्स पे फोकस दिया और वेरियस यूजेस के लिए ट्रक्स भी बनाए। एक बार जब किसी ने उनसे पूछा कि आपकी कार्स मॉडल टी के मुकाबले में इतनी महंगी क्यों हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, एक वक्त आएगा जब फोर्ड कार के ओनर इस कार की ख्वाहिश करेंगे। इससे साफ जाहिर था कि दोनों ब्रांड्स के बीच में एक राइवलरी शुरू हो चुकी थी, जिसमें डॉज ब्रदर्स मोटर कंपनी आगे चल रही थी। इसकी बड़ी वजह यह थी जब 1916 में 72,000 डॉज व्हीकल्स बिकी और 1917 में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख व्हीकल्स सोल्ड हुई, और ये बात फोर्ड को बहुत तंग करने लगी। वो इस सक्सेस पे खुश नहीं थे। डॉज ब्रदर्स की अब तक फोर्ड मोटर कंपनी में 10% शेयर ओनरशिप मेंटेन थी। उनको जो उस कंपनी से 10% प्रॉफिट मिल रहा था, वो अपनी कंपनी के बिजनेस फंड में इस्तेमाल कर रहे थे। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए
तो मिस्टर फोर्ड खुद ही अपनी कंपनी को गिराने के लिए उन्हें डायरेक्टली पे कर रहा था, जो उसके साथ ही कम्पीट कर रहे थे। ये बात मिस्टर फोर्ड को बहुत नागवार लगी, जिसके बाद उसने फैसला किया कि अब वो अपनी कंपनी के शेयर मार्केट वाले प्रॉफिट का हिस्सा उनको नहीं देंगे, पर उसके बजाय वही पैसा अपनी कंपनी को बड़ी प्रोडक्शन फैक्ट्री बनाने में लगाएंगे। उसने अपने वर्कर्स की सैलरी डबल कर दी और बड़ी सख्ती से मॉडल टी की प्राइसेस भी कम कर दी, इसी कोशिश में कि वो अपनी कंपनी को ग्रो कर सके, जिसकी वजह से उसके इन्वेस्टर के प्रॉफिट को काफ़ी सारा नुकसान पहुंचा, स्पेशली डॉज ब्रदर्स को। जिसके बाद डॉज ब्रदर्स ने मिस्टर फोर्ड के अगेंस्ट एक केस फाइल कर दिया। 3 साल तक कोर्ट में केस लड़ते लड़ते आखिरकार केस उन्होंने जीत लिया और मुनाफे के तौर पे मिस्टर हेनरी को उन्हें $2 मिलियन देने थे, जो पेमेंट्स उन्होंने उनकी रोक रखी थी। हेनरी फोर्ड इस चीज़ से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया और फैसला किया कि उनके पूरे शेयर्स खरीद लेंगे। 1919 में फोर्ड ने डॉज ब्रदर्स को अपने शेयर्स $25 मिलियन में बेचने की ऑफर दी और प्लस $10,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के साथ। और एक बार फिर फोर्ड ने जॉन एंड हॉरेस को अपनी किस्मत चमकाने का मौका दे दिया और यूं ही डॉज ब्रदर्स ने मौके से फायदा उठाते हुए अपने शेयर्स $32 मिलियन में फोर्ड को बेच दिए। डॉज ब्रदर्स की कार्स आगे आगे अब बहुत सारी रेपुटेशन गेन कर चुकी थी, यहाँ तक कि 1916 में एक यूएस आर्मी लेफ्टिनेंट ने 10 डॉज कार्स यूज की थी पेंचोविला के एक बाउंडेड लीडर्स ग्रुप को पकड़ने के लिए, और ये फर्स्ट मिलिट्री व्हीकल्स बनी जो पहली बार यूएस आर्मी ने इस्तेमाल की थी, और इसी चीज़ ने उनके बिजनेस में एक अलग ही रोल प्ले किया। और उसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड वार 1 के दौरान यूएस आर्मी को गाड़ियां सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने ट्रक्स एंड एम्बुलेंसेस बनाने पे ज़्यादा ध्यान दिया और उसी चीज़ की वजह से डॉज ब्रदर्स की कार्स को मजबूती के लिहाज से एक अच्छी खासी रेपुटेशन मिल गई, वो रेपुटेशन जो ब्रांड्स आज तक प्रमोट करती हैं। और यूं ही 1920 में दोनों भाइयों ने अपने बिजनेस को सेकंड बेस्ट सेलिंग कार कंपनी बना चुके थे यूएस में। वो सिर्फ फोर्ड के पीछे ही चल रहे थे उस साल 145,000 व्हीकल्स डिलीवर करके। ऐसे में जब सब कुछ सही चल रहा था और उनके बिजनेस को देखते हुए ये लग रहा था कि आगे वो बहुत जल्द और भी कामयाबियां हासिल कर लेंगे कि अचानक वो ट्रेजेडी आई जिसका किसी ने भी नहीं सोचा था। 2 जनवरी 1920 को जॉन एंड हॉरेस डेट्रॉइट से न्यूयॉर्क आए नेशनल ऑटोमोबाइल शो अटेंड करने। उस टाइम जब वो ट्रिप से वापस आए तो अगले ही वीक में इन्फ्लुएंजा की बीमारी में जकड़ गए, जो जल्द ही नमूनिया में बदल गई। हॉरेस पहले थे जो बीमार पड़ गए, उसके बाद जॉन भी बीमार पड़ने लगे और जल्द ही बेड पे जा पहुंचे। कुछ दिनों के बाद हॉरेस की तबीयत ठीक होने लगी, पर जॉन की तबीयत और भी बिगड़ती जा रही थी और 10 दिनों के अंदर ही अंदर वो अपने प्यारों को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। हॉरेस जैसे तैसे करके रिकवर हो गया, पर अपने भाई के जाने की वजह से शदीद दुख में था। उसे अपने भाई के बगैर आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। हॉरेस ने आखिरकार अपना बिजनेस चलाना शुरू कर दिया, पर ये उसके ठीक होने के बाद कुछ देर तक नहीं चला और एक बार फिर ये बीमार पड़ने लगे और उसकी कंडीशन बहुत ही खराब होने लगी। कुछ महीनों में उसकी कंडीशन इतनी खराब हो गई कि वो अपना बिजनेस चलाने के काबिल नहीं था और फिर वो अपनी ओशन साइड मेंशन की तरफ चले आए ताकि वहाँ पे रेस्ट करके रिकवर हो जाए, पर अफसोस उसने दोबारा कभी भी रिकवर नहीं किया और 10 दिसंबर 1920 को हॉरेस इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, जस्ट अपने भाई के 11 महीने गुजरने के बाद। उनके मरने के बाद उनकी कंपनी उनकी विडोज को इनहेरिटेड हुई। मिस्टर विडोज ने अपनी कंपनी को $146 मिलियन में एक इन्वेस्टमेंट बैंक को बेच दी। इन्वेस्टमेंट ग्रुप को कोई एक्सपीरियंस नहीं था किसी भी कार इंडस्ट्री को चलाने का, जिसके बाद डॉज ब्रदर्स कंपनी बहुत स्ट्रगल करने लगी। उनकी सेल्स पिछले साल के मुकाबले में 40% गिरने लगी और अचानक कंपनी की रैंकिंग गिर के यूएस ऑटो मार्केट में 13th प्लेस पे जा पहुंची, जिसके बाद कंपनी को बेचने के लिए रख दिया गया। 1928 में वाल्टर पी क्राइसलर आगे आए और डॉज कंपनी को $170 मिलियन में खरीदा। क्राइसलर की मैनेजमेंट के अंडर कंपनी का नाम डॉज ब्रदर कंपनी से हटाकर सिर्फ डॉज रखा गया
और ज़्यादा लो प्राइसेस व्हीकल्स पे फोकस किया गया, ठीक उसी तरह जैसे फोर्ड और चेवरोलेट जैसी कंपनियां कर रही थी, जो बिजनेस के लिए काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ। कुछ वक्त के बाद डॉज कंपनी ज़्यादा हाई पावर्ड, हाई स्टाइल कार्स प्रोड्यूस करने लगी और एक अच्छी खासी रेपुटेशन इस्टेब्लिश करने लगी। एज अ क्राइसलर्स बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांड, स्पोर्टियर मॉडल्स जैसे डॉज चैलेंजर एंड चार्जर कंपनी के बेस्ट सेलिंग व्हीकल्स बनी। ये कहानी थी मिचिगन में रहने वाले दो भाइयों की, द डॉज ब्रदर्स, जिन्होंने अपने स्ट्रगल एंड हार्डवर्क से अमेरिकन कार इंडस्ट्री की बुनियाद रखी थी। पर बड़े अफसोस की बात है, उन्हें इस चीज़ के बारे में नहीं, पर सिर्फ उनके कंपनी के कार्स के नाम से ही जाना जाता है।